आज अकाउंट का जो हमारा पहला चैप्टर है कक्षा 12 का, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। साझेदारी से आशय है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं, किसी फर्म का संचालन करते हैं, उस फर्म को हम साझेदारी का फर्म कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं एक सामान्य परिचय क्या है साझेदारी का। क्रमशः धीरे धीरे हम लोग आराम से बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारा है पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खाते, सामान्य परिचय। अब आता है साझेदारी किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी कि कोई किसी भी फर्म को तभी साझेदारी करेंगे जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लगे हों, अपनी स्वेच्छा से, यानी कि किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्र रूप से एक मिलकर के कहते हैं। चलो दो या दो से अधिक लोग मिलकर के स्वेच्छा से किसी वैध व्यवसाय, यानी कि जो बिजनेस हमारा है वो लीगली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चलो मिल करके किसी चोरी का प्लान बनाते हैं तो वो नहीं माना जाएगा, या कोई और भी इस तरह का इनलीगल कार्य करने के लिए काम करते हैं, वो साझेदारी नहीं की जाएगी। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए तथा उसके लाभों को आपस में बांटने के लिए, उस जो भी लाभ कमाएगा फर्म उसको आपस में बांटेंगे हम, और अपना सभी साझेदार कहेंगे उसमें कि अपना धन, श्रम और कुशलता लगाएंगे। यानी कि जिसके पास जितना धन होगा वो धन लगाएगा, कैपिटल जिसको कहते हैं, और श्रम अपने लेबर में मेहनत करेगा, और अपनी कुशलता, उसके में अंदर जितनी भी योग्यता होगी फर्म को संचालित करने के लिए वो चीज उसमें लगाएंगे। तो के लिए सहमति होती। तो ऐसे उपक्रम को हम साझेदारी उपक्रम कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, स्वेच्छा से मिले हों और लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हों, और अपना धन, श्रम और कुशलता लगाने के लिए तैयार हों। तो ऐसे फर्म को हम साझेदारी फर्म कहते हैं। ये तो हुआ साझेदारी फर्म का एक मोटा मोटी परिभाषा। अब आते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसी परिभाषा से हमारी विशेषता भी निकल के आती है। पहली बात है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी बात है अनुबंध द्वारा संबंध, यानी कि हम जो ये सब सारी बातें कर रहे हैं, जहां पे दो तीन लोग मिलकर के या चार लोग, पांच जो भी है, एक से अधिक व्यक्ति आता है, तो वहां पे एक समझौता होना चाहिए, एक वो भी लिखित में होना चाहिए कि हम कौन क्या काम करेगा, लाभ का क्या रेशियो होगा वितरण का, या जो भी चीजें, सारी चीजें हम लिखित में होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई विवाद का प्रश्न न उठे। तो अनुबंध द्वारा संबंध होना चाहिए, वैध कारोबार होना चाहिए, यानी कि लीगली काम होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसा न हो कि इनलीगल कार्य करते हो, और लाभोपार्जन एवं लाभों को बांटने का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि हम लाभार्जन जो कर रहे हैं उसको हम आपस में बांटेंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अस्मित दायित्व, लोगों को अस्मित दायित्व इसका रहता है, फर्म का रहता है। हित हस्तांतरण, यानी कि हित अपना जो है बेनिफिट जो है ट्रांसफर की बात आती है। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। एक चीज और है, अगर मान लो कोई ऐसा साझेदार है जिसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास श्रम है, कार्य कुशलता है, किसी चीज की एबिलिटी है, तो वो अगर वो चीज लेकर आता है फर्म में तभी वो माना जाएगा। ऐसा जो नहीं कि हमको कैपिटल लगाना है। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो जो जिनके पास पूंजी ज्यादा हो, वो अपना समय न दे पाए, वो अपनी कोई एक्टिविटी उसमें शामिल न कर पाए, तो कोई बात नहीं। अगर ये जो तीन बात थी हमारी, धन, श्रम और कुशलता, इन तीन में से कोई अगर एक चीज भी लेकर के वो आते हैं तभी वो साझेदार बन सकते हैं। अब रही बात उनके हिस्सेदारी की बात है, तो वो अलग से रेशियो तय हो जाएगा कि कौन क्या करता है, जो जितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना लाभ का हिस्सा मिलेगा। इस तरह की चीजें अपना तय होती है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा साझेदारी फर्म हो जाता है। अब आगे आते हैं, जैसे हमने इसमें बात किया कि एक अनुबंध द्वारा संबंध होना चाहिए। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए कहते हैं, एक शब्द है यहाँ पे साझेदार पार्टनरशिप अकाउंट में, साझेदारी संलेख, यानी कि पार्टनरशिप डीड, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसी भी साझेदारी फर्म के लिए। और क्या होता है वो पार्टनरशिप डीड? तो फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन से संबंधित समस्त शर्तों एवं नियमों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। यानी कि जो हमारा साझेदारी फर्म है वो किस रूप में संचालित होगा, उसमें क्या क्या चीजें होती है, सारी चीज स्पष्ट रूप से एक एक बात उसमें लिखी होती है। उसी को हम लोग साझेदारी पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं।
ठीक है, उसमें क्या होने चाहिए, माने साझेदारी संलेख में क्या क्या शामिल होना चाहिए। फर्म का नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, साझेदारों का नाम होना चाहिए, पते एवं व्यवसाय का स्वरूप होना चाहिए। उसमें सारा चीज स्पष्ट लिखा होना चाहिए। व्यवसाय आरंभ करने की तिथि और उसकी अवधि क्या है, मतलब कब हम शुरू कर रहे हैं, कितने समय के लिए हमारा व्यवसाय है, लॉन्ग टाइम है या चिरकाल के लिए है, जो भी जैसी जो भी बातें हैं, साल भर के लिए है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, सारी चीजें उसमें स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है फर्म की पूंजी, साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी अस्थाई है या परिवर्तनशील है, किस तरह की पूंजी है, ये सारी चीजें, यानी कि फर्म की पूंजी क्या है, ये भी पार्टनरशिप डीड में भी इस बार स्पष्ट रहेगा। फिर आता है निजी खर्च के लिए आहरण कब और किस सीमा तक, यानी कि एक होता है ड्राइंग, हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं ड्राइंग। तो कोई भी पार्टनर अपने फर्म से चीजों को स्वयं के उपभोग के लिए आहरित कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो किस सीमा तक कर सकता है, पूंजी जो लगाई गई है वो किस सीमा तक उसको निकाल सकता है, तो ये सारी बातें उसमें आ जाएगी। फिर आता है लाभों के विभाजन का अनुपात, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में लाभ को किस रेशियो में बांटा जाएगा, उसका स्पष्ट उल्लेख आपका जो है पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। फिर आगे आता है साझेदारों को देय वेतन, कमीशन, बोनस, यानी कि जो साझेदार हैं जो उसमें काम कर रहे हैं वो उनको वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या कितना दिया जाएगा, बोनस इत्यादि क्या है। कोई व्यक्ति है अपनी कुशलता से कोई काम फर्म के लिए करता है, उसका हेल्प करता है, उससे उसका लाभ बढ़ता है फर्म का, तो उसको उसके बदले में क्या कमीशन दिया जाएगा, ये सारी बातें एकदम स्पष्ट होगा उसमें। फिर आती है ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया है। ख्याति गुडविल जो होता है, मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्म में सिर्फ अपना ख्याति गुडविल लेकर आता है, जैसे हो भी सकता है ऐसा कि जैसे मान लो अगर हम बात करें एक ब्रांड है जियो, जब कहते हो सब लोग जानते हो, अगर मुकेश अंबानी कहते हैं कि मैं अपना जियो लोगो देता हूं, तुम लोग इस ब्रांड के को अपने में यूज करके कोई दूसरा काम कर सकते हो फर्म, तो वो भी एक पार्टनर हो गए, कुछ नहीं करेंगे, अपना सिर्फ अपना ख्याति अपना गुडविल दे देते हैं और उसके नाम पर हमारा फर्म काम करता है, तो उनकी भी हिस्सेदारी हो जाएगी इसमें। इस तरह से चीजें होती हैं, या जो फर्म हम लोग मिल करके तय करते हैं तो उसका एक गुडविल तय होगा, वो क्या होगा, ये सारी चीजों का इसमें ख्याति के बारे में बात हुई है। अच्छा, एक चीज और है, उसके बाद आगे आता है किसी साझेदार को अवकाश या मृत्यु में क्या हिस्से का निपटारा करना, यानी कोई साझेदार है अब कुछ साल के बाद कहता है कि मैं पार्टनरशिप छोड़ता हूं और मेरा जो पूंजी है वो दे दी, या जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए क्या प्राविधान है, या कोई साझेदार आपका पार्टनर है उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो क्या प्राविधान है, ये सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से आपके पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। फिर आगे आता है कि गार्नर बनाम मरे नियम लागू होगा या नहीं, अब इसके बारे में स्पष्ट आगे बात करेंगे। और एक गार्नर बनाम मरे नियम है, इस पे ये लागू होगा या नहीं होगा, ये चीजें इसमें जिक्र होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोग वही 2 सीखे। एक तो हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, दूसरा हो गया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लिए। अब आगे आता है तीसरी बात, आज सीखते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी कि क्या क्या खाते उसमें बनाए जाते हैं। तो खातों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, साझेदारों की पूंजी खाते, साझेदारों के ऋण खाते और साझेदारों के आहरण खाते। यानी कि जब साझेदार कोई पूंजी लेकर के आता है तो उसका कैसे बनेगा साझेदारों का, और कोई साझेदार, किसी साझेदार ने हमको फर्म को धन उधार दिया है तो उस साझेदार का ऋण अकाउंट बनेगा। फिर साझेदार ने फर्म से कोई चीज आहरित किया है, ड्राइंग किया है, तो उसके लिए क्या अकाउंट बनेगा, ये सारी चीजें उसमें खाते में अकाउंट्स में आप लोग जब पढ़ेंगे प्रारूप बनेगा तो उसमें सब स्पष्ट आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्या होगा। अब जैसे आती बात की साझेदार की पूंजी खाते, पूंजी खाते के 2 पद्धतियां हैं, एक तो है स्थायी पूंजी पद्धति, दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत जो है पूंजी खाता और चालू खाता 2 वर्गों में बांट करके करते हैं। पूंजी खाता यानी कि जब साझेदार फर्म में अपनी पूंजी लेकर के आता है तो उसका जिक्र होता है, उसमें एक प्रारूप बन जाएगा और उसके हिसाब से वो उसका अकाउंटिंग हो जाएगी पूंजी खाते का, कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट। चालू खाते का होगा तो उसमें आ जाता है पूंजी पर जो ब्याज लगता है, जो पूंजी लेकर के आए उस पर जो ब्याज लगेगा उसका कैलकुलेशन, उसका जिक्र कैसे होगा। साझेदार को वेतन अगर दिया जा रहा है वो उसकी जिक्र होगी उसमें। फिर आता है कमीशन का जिक्र होगा। फिर आएगा आहरण पर, जो आहरण किया उस पर क्या ब्याज लगेगा। फिर लाभ हानि का हिस्सा, यानी कि लाभ हानि जो हुआ है फर्म को उसमें उसकी क्या भागीदारी है। इन सारी चीजों का जो है एक साझेदार का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें
किया जाएगा। अगर हम बनाते हैं इसको स्थायी या स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पे, तब दो वर्गों में अलग अलग बांट कर करेंगे। नहीं, अगर दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर अगर करते हैं तो उसमें सीधा सीधा सब एक साथ जोड़ के करते हैं। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण, जो भी चीजें इधर था, दो पूंजी खाता और चालू खाता दोनों को मर्ज करके हम इधर बनाते हैं। ठीक। और साझेदारों का जो ऋण खाता है उसमें ऋण की धनराशि को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और जो अगर हाँ एक चीज और है, अगर ऋण की अमाउंट आई है साझेदारों द्वारा और उस पर ब्याज को कैलकुलेट करना होगा, ब्याज की दर अगर नहीं दी गई है तो आमतौर पे 6% का ब्याज लगता है। नहीं तो उसे हालांकि प्रश्न में आपको ब्याज का दर दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। ठीक है। फिर आगे आएगा आपका साझेदारों के आहरण खाते। आहरण खाते की राशि वर्ष के अंत में साझेदार के पूंजी या चालू खाते में स्थानांतरित कर जाती है। यानी कि जो ये साझेदारों का आहरण खाता होता है वो वर्ष के अंत में उसके पूंजी खाते या चालू खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने 3 बातें सीखी। एक तो पार्टनरशिप, दूसरा पार्टनरशिप डीड, तीसरा पार्टनर्स अकाउंट का मोटा मोटी है, अभी आगे और चर्चा करें।